तो शुरू करते हैं। आज डे 5 है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का, तो इसको शुरू करते हैं आज डे 5 में। तो आज हम क्या करेंगे इसको हम बताते हैं। हमारा जो पिछला चैप्टर था वो जलवायु क्लाइमेट चेंज से संबंधित था, वो कंप्लीट हो गया था। आज हम ओजोन परत डिप्लीशन के बारे में बात करेंगे, ओजोन परत क्षरण और वन एवं वन्यजीव के विषय में थोड़ा सा आधा चैप्टर इसको कवर कर ले जाएंगे। तो 120 पेज तक करीब हम लोग करने का प्रयास करेंगे आज। चलिए फिर हम अपने टारगेट पे आते हैं। जो देखिए ये 90 दिनों की मैं अपनी सीरीज चला रहा हूँ, जिसके तहत ये आज डे 5 है। और डे 5 में हम पिछले लगभग 4 दिनों में मैंने 4 चैप्टर कवर किए हैं, और अगले 5 दिन में मैं इसको 10 दिन में लगभग ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। और मतलब लगभग अगले 6 दिनों में ये सब्जेक्ट ख़त्म कर दूँगा, मतलब इन्वायरमेंट। तो आप मेरे साथ जुड़िए और अपने RO UPPCS की प्रिपरेशन के लिए, और मैं आपको समय समय पर बेहतर स्ट्रेटजी बताता रहूँगा कि कैसे आप प्रिपरेशन कर सकें, क्योंकि मैं भी इस प्रिपरेशन से लगातार जुड़ा रहा हूँ। मैंने 2 बार मेंस दिया है UPPCS, 1 बार UKPSC का मेंस, तो इतना अनुभव हो चुका है। और 4 बार प्रीलिम्स दे चुका हूँ UPPCS में, इसमें 2 बार मेंस मैंने लिखा है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। यहाँ पे इसके जो नेक्स्ट इसके जो है नेक्स्ट उस पर चैप्टर पे हम लोग पहुँचते हैं, ओजोन परत डिप्लेशन पे। तो यहाँ पे ओजोन परत क्षरण से आते हैं। सबसे पहले ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इसका मुख्य जो कार्य होता है पराबैंगनी किरणों को जो है यह रोकती है पृथ्वी तक आने में, जिससे कि पराबैंगनी किरणों के जो हानिकारक प्रभाव हैं उससे हमें हमारा बचाव हो सके। इस जो है पहले इसमें जो है O3 जो होती है, ओजोन को O3 के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले चरण के अनुसार सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन O2 पर प्रहार कर 2 परमाणु में तोड़ती हैं। दूसरे चरण में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु क्रिया करके O3 का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये पराबैंगनी किरणों के कारण ही O3 का निर्माण होता है। तो अक्सर हम लोगों ने सुना होगा कि अंटार्कटिका पे या ध्रुवों पे, दक्षिणी या उत्तरी ध्रुव पे जो है ओजोन परत जो है काफ़ी कम मोटी है। वहाँ पे ओजोन परत में वहाँ पे छेद देखा गया अंटार्कटिका में। और अंटार्कटिका में कहते हैं कि वहाँ पे तो प्रदूषण भी कम है भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों के अपेक्षा। अंटार्कटिका में प्रदूषण कम है, इसके बावजूद भी वहाँ पे ओजोन परत में छेद देखने को मिलता है, कहते हैं। तो वहाँ पे इसलिए छेद देखने को मिलता है कि वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, पराबैंगनी किरणें नहीं पहुँचती, और जिसकी वजह से वहाँ जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, जो पराबैंगनी किरणों से जो है O3 का निर्माण होता है, तो उसी कारण वहाँ पे O3 का निर्माण नहीं हो पाता है। सूर्य के प्रकाश के कम पहुँचने के कारण O3 मतलब ओजोन का निर्माण नहीं होता है, जिससे वहाँ कहा जाता है कि ओजोन परत में छेद, या सबसे पतली ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, तो ध्रुव पे पाई जाती है, ठीक है। उसका कारण ये नहीं कि वहाँ पे प्रदूषण है इसलिए ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, प्रदूषण की वजह से नहीं है, वहाँ पे पराबैंगनी किरणों या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति नहीं होने से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। चलिए ठीक, वहाँ पे कम है। तो कहाँ पे पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन परत। चलिए ये इसकी जो है 15 से 30 किलोमीटर के मध्य है ना, ये पाई जाती है। सबसे नीचे ट्रोपो, क्रिस्टेटो, फिर मीजो, फिर थर्मोस्फीयर होता है, ठीक। चलिए इसकी जो इकाई है वो डाप्सन के रूप में नापते हैं, है ना, डाप्सन की है, ठीक। चलिए अब शुरू करते हैं। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अपक्रिया निम्न से क्या पैदा करती है, तो ओजोन जो है पराबैंगनी विकिरण क्रिया निम्न से क्या, ओजोन जो समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण द्वारा होता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा होता है। संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में होती है। पहले चरण में सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन अणु का पर प्रहार कर उसे 2 परमाणु में तोड़ती हैं। दूसरे चरण में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके O3 का निर्माण करता है। यह क्रिया निरंतर तब तक चलती है जब तक समताप मंडल में पराबैंगनी किरण उपस्थित रहती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन
द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है, तो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित किया जाता है। इसके बाद आते हैं इसको पढ़िए आप, ठीक है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से ये बचाती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन वायुमंडल में ओजोन परत जो है पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणों से जीवन रक्षा करती है। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है, यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देती है, ठीक है। इनमें कौन सा युग्म सही है? ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर में नहीं होती भाई, गोल्डन चावल सुमेलित नहीं है, तो ये यही है। ट्रोपो ने स्ट्रेटो में होती है, विटामिन ए इसमें पाए जो प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग होता है रेटिनिंग पनीर में, ठीक है। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित होती है उसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ओजोन परत अवस्थित होती है समताप मंडल में। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत पृथ्वी की करीब ऊंचाई पर है, तो ये 20 किलोमीटर 15 से 30 किलोमीटर के आसपास। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, ठीक है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर का प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा। ये इसमें समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम। ज्ञातव्य है कि ओजोन परत की इकाई को डाप्सन यूनिट में मापा जाता है। एक डाप्सन यूनिट बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 एटमॉस्फेयर दाब पर। शुद्ध ओजोन की 0.11 mm की मोटाई के बराबर होती है। समान ताप और दाब की स्थिति में ओजोन परत की मोटाई समताप मंडल में 2 से 5 mm होती है। इसकी सांद्रता मौसम, दिन और घंटे स्थान के आधार पर भिन्न होती है। ओजोन परत क्षरण के बारे में देखते हैं, तो 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया, ठीक है। CFC उत्तरदायी है ओजोन क्षेत्र के लिए, CFC उत्तरदायी, ठीक। यहाँ पे आप CFC ये क्या है, कहाँ से निकलता है, तो रेफ्रिजरेटर वातानुकूलित यंत्रों से निकलता है, प्रशीतक बनाने उसमें से निकलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे इनमें से कौन सा CFC के लिए सत्य नहीं है, तो यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देता है, ये सत्य नहीं बिल्कुल। निम्न में कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरो ऑटोमोबाइल, ये सही नहीं है। ये प्रशीतकों से उत्पन्न नाइट्रस ऑक्साइड, जलमंग दहन की सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से। ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है, तो CO2 उत्तरदायी है। CFC भी है, ऑप्शन देखते हैं CFC। ओजोन छिद्र का कारण है, तो CFC है। निम्न में कौन गैस ओजोन परत के लिए ह्रास के लिए है, तो CFC। निम्न में कौन सी गैस ओजोन परत के लिए अवक्षय CFC के द्वारा होता है? ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं, तो CFC। ये हर साल लगभग आ रहा है। निम्न में किस एक की उपस्थिति से ओजोन स्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, बड़ा कर लेते हैं इसको, तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों से। वायुमंडल में उपस्थित जो है ओजोन परत अवशोषित करती है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। वायुमंडल में ओजोन परत जो है पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणों से जीवन रक्षा करती है। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें क्या है, या सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों पृथ्वी पर आने नहीं देती, ठीक। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर में नहीं, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। मुख्यतः जहाँ अवस्थित होती है वह स्ट्रेटोस्फीयर है। ओजोन परत अवस्थित होती है समताप मंडल में।
निम्न में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत की पृथ्वी की करीब ऊंचाई पर है, तो 20 किलोमीटर के करीब ऊंचाई पर। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में। सबसे ओजोन मंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल। ताप मंडल में ओजोन परत के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। ओजोन परत जो है क्षारण के बारे में देखते हैं। इनमें कौन CFC के लिए सत्य नहीं है, तो यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती, बल्कि देती है। जो CFC है या ऑटोमोबाइल से नहीं बल्कि उससे निकलती है, ठीक है। ओजोन क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है CFC। ये सब लगभग हो गए थे क्वेश्चन। CFC क्षेत्र का कारण है CFC। ये सब क्वेश्चन लगभग हो गए हैं। ऊपरी वायुमंडल ओजोन परत के क्षरण में निम्न किससे हो रहा है, तो CFC से। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की छेड़ता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो विलायक के रूप में मेथिल क्लोरोफॉर्म ये नहीं है, बाकी अग्निशमक में हेलोन 12-11, नाइट्रस ऑक्साइड और प्रशीतक में CFC। निम्न में ग्रीन हाउस गैसों में ऐसी कौन सी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है, तो अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक पदार्थ के रूप में चर्चित है, उसका प्रयोग सुघाट फोम में के निर्माण में, ट्यूबलेट्स टायरों के निर्माण में, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में, एरोसॉन कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में। ट्यूबकारी टायरों के निर्माण में नहीं होता है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा तीनों सही हैं, तो C हो जाएगा इसका। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस क्षेत्र के बनने के संभावित कारण क्या हैं, तो विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र एवं समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। ध्रुवीय समताप मंडलों में बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अपक्रिया कर क्लोरीन का निर्माण करता है, जो कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी है। क्योंकि ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ऐसा माध्यम है जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने के वाले कणों में परिवर्तित हो जाता है, अतः ओजोन परत में छिद्र करने में इनकी उपस्थिति आवश्यक है, ठीक है। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो मेफ्रॉन। फ्रिजों में सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के तहत प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। ये सामान्यतः हाइलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, हालांकि अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होता है। ओजोन संरक्षण के उपाय, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में कौन सा ओजोन रिक्तिकारक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों है, ठीक है। हाइलोन्स को CFC, टेट्राक्लोराइड पदार्थ ओजोन रिक्तिकारक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC, हाइलोन्स और ओजोन रिक्तीकरण रसायन जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई। तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभामंडल का पता लगाया था, तो GW केंट मूर ने, ठीक है, GW केंट मूर ने तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन हैलो का पता लगाया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न किसके रक्षण के लिए से संबंधित है, तो ओजोन परत के रक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये 1989 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित ओजोन परत की क्षय को रोकने से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है, तो CFC से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, तो विश्व पृथ्वी सम्मेलन, ये गलत है। प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, ये भी गलत है, सम्मिलित नहीं है ये यार। जबकि प्रथम ये सही है, पृथ्वी सम्मेलन नहीं बल्कि विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था
1979 में जिनेवा में। ठीक है, प्रथम पृथ्वी से 1921 एजेंडा 21 पारित किया था, तब पृथ्वी से 1997। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण दिवस तो 16 सितंबर को। ठीक है, इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संरक्षण 16 सितंबर, ओजोन दिवस 16 सितंबर, 16 सितंबर को ओजोन दिवस। ओजोन जो है CFC, अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड, रॉकेट ईंधन, कैरोसिन तेल, सुमेलित नहीं तो अम्ल वर्षा जो है अम्ल सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, न कि नाइट्रिक एसिड है। रॉकेट ईंधन कैरोसिन तेल है, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा एक ओजोन के अवक्षय को करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण कर उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाय करके मुद्दे से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत छाया का प्रभाव। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण हो सकते हैं? तो त्वचा कैंसर का। ठीक है, सूर्य से आने वाली त्वचा कैंसर के कारण हो सकते हैं। अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों के शरीर पर पड़ने पर DNA में आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो सकता है, जो त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है। धातव है कि सूर्य के पराबैंगनी किरणों के समांतर 3 वर्गों अल्ट्रावायलेट A, B और अल्ट्रावायलेट C, A एवं B तो किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, और C 100 से 200 नैनोमीटर पर अत्यंत घातक है, परंतु पृथ्वी सतह तक नहीं पहुँच पाती। C नहीं पहुँच पाती। ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। ओजोन परत पृथ्वी की उच्च विकिरण से संरक्षित है। तो ये यार दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है। उसको आप पढ़िए। एक्सप्लेनेशन, पराबैंगनी प्रकाश की 93% मात्रा अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जो जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत के प्रभाव में पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों के जैविक जीवन की अत्यधिक क्षति पहुँचेगी। इस दृष्टि में पर दोनों सही हैं। वैज्ञानिकों की टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया? तो ब्रिटिश टीम ने लगाया था, और इन्होंने टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा। तो वन एवं वन्य जीव, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट। देखिए, आप ये चैप्टर कंप्लीट करके आइए, और वन एवं उसके प्रकार। ठीक है, ये हम लोग उसमें पढ़े हैं ज्योग्राफी में। कौन सी विश्वसनीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी विश्वसनीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं हैं? तो इसमें जो है ऊंचे घने वृक्ष की विद्यमानता, जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हों, बिल्कुल सही है। बहुत सी जातियों का सहअस्तित्व हो, बिल्कुल। अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो, तो तीनों सही है। विश्वसनीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। लंबे चौड़े पत्ते वाले सदाबहार पेड़ यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। ऊंचे एवं चौड़े पत्ते वाले पेड़ वन की सतह पर पत्तेदार वितान का गठन करते हैं। वितान का ऊपरी हिस्सा अक्सर समृद्ध अधिपादप वनस्पति का समर्थन करता है। विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता विश्वसनीय वनों में पाई जाती है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। उपयुक्त राज्यों में किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? तो हिमाचल को छोड़ के मिजोरम और अरुणाचल में होते हैं। पहला और तीसरा सही। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच होती है, जैसे पश्चिमी घाट। अरुणाचल, मिजोरम में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में
अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। पेड़ पौधों की जंतुओं में सर्वाधिक विशेषता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में सबसे अधिक विविधता। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। भारत के निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन की प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। भारत की किस राज्य में सागौन के वृक्ष वन क्षेत्र सबसे अधिक? तो मध्य प्रदेश में। करीब यहाँ पे 30% जो है सागौन यहीं पर मिलता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुक्ता पाई जाती है, तो ये सुंदरवन में पाई जाती है। भारत के निम्न में कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन प्रसिद्ध है। वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी के विचार से उन्हें दोहड़, ताड़ रोपण तथा विशाल भूखंडों का निर्भरीकरण, मैंग्रोव के विनाश आदि शिव द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई, अनाधिकार आखेट समस्या, ये जो है सुंदरवन से संबंधित है। निम्नलिखित कहाँ पे संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो गोवा में। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वन का संयोजन है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन। बीस प्रतिशत से अधिक जो है ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वन देते हैं। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो एशिया में। भारत, म्यांमार, थाईलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में, है ना। समाचार में कभी कभी दिखने वाला रेड सैंडर्स के संदर्भ में यह दक्षिण भारत की एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष की जाती है, या दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र की अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। तो यह दक्षिण भारत पाई जाने वाली एक वृक्ष की प्रजाति है। रेड सैंडर मतलब रक्त चंदन, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? ये जो आंध्र प्रदेश में अधिक इसकी उष्णकटिबंधीय से पर्णपाती वनों में पाई जाती है वृक्ष की प्रजाति। इसका नाम टेरोकार्पस सेंटिलस है। यह वृक्ष आंध्र प्रदेश की पालकेंडा और शेषाचलम के पर्वत श्रेणियों में। निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में कौन सा सही है? तो दक्षिण पश्चिम घाट आर्द्र वन, तराई दुआर, चौड़ी पत्ती वाला वन, कच्छ का रण, घास का मय प्रदेश, और 7वां है पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र वन। यहाँ पे पूर्वी दक्कन पठार में शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, ना कि आर्द्र वन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे शुष्क उष्णकटिबंधीय वन तो साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। कच्छ वनस्पति सुंदरवन में पाई जाती है। पतझड़ वन राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, लोगों ने महसूस करा दिया कि गरान तटीय मतलब आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? तो गरान वृक्ष अपनी सघन जड़ों के तूफान और ज्वार भाटे से नहीं पड़ते। ठीक, मतलब गरान का मतलब मैंग्रोव। उड़ीसा तट भारत का सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। महानदी डेल्टा क्षेत्र भारत भारी मात्रा में मैंग्रोव वनीकरण हुआ, तो दोनों सही। ठीक है, भीतरकनिका गरान मैंग्रोव के संदर्भ में कथनों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें वंशधारा स्वर्ण रेखा नदियों का डेल्टा स्थित है, पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। पश्चिम बंगाल में नहीं है। भीतरकनिका जो है ब्राह्मणी और बैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में है, या रामसर स्थल है, और या उड़ीसा में है। टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टेक्सास वृक्ष रेड डेल्टा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सास में टेक्साल नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जो कि पार्किंस रोग के लिए प्रभावी है। तो इसमें जो है इसका सही, तीनों सही हैं। तो टेक्सास वृक्ष जो है प्राकृतिक रूप से हिमालय में पाया जाता है। रेड
बुक में जो है इसका सूचीबद्ध है। टेक्सॉल नामक औषधि प्राप्त होती है जो कैंसर के लिए अति प्रभावी है, परंतु इसका उपयोग पार्किंस रोग या पीडी या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रोग के विरुद्ध भी किया जाता है। मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय हैं। वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमा उल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। तो ये यार दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रहे हैं। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवणीय जल में उगने वाले वन हैं। ये वन जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ साथ समुद्र तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं और तट को समुद्र की ओर आने वाली तीव्र लहरों के विनाश से बचाते हैं। इस प्रकार तट रेखा को स्थिर रखते हैं, समुद्र द्वारा कटाव से रक्षा प्राचीर का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें अति विशिष्ट पारिस्थितिकी निकाय माना जाता है। अतः कथनों का और दोनों सही हैं। ठीक है। यदि आप हिमालय से होकर गुजरते हैं तो आपको यह निम्नलिखित में से किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखना संभव है? तो बांज, बुरुश, चंदन। चंदन नहीं है, बांज और बुरुश होगा, ये सही है। उपोष्णकटिबंधीय वन उत्तर पश्चिमी खासी पहाड़ियाँ नागालैंड और मणिपुर में पाए जाते हैं। चीड़ इन वनों का में मुख्य वृक्ष है, परंतु अधिक आर्द्रता वाले भागों में बाज या ओक जैसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष देखे जाते हैं। इनके अलावा बुरुश या रोडोडेंड्रन जैसी झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष है जो हिमालय क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। 24 का ये सही हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, तो वनों से लाभ एवं वनों का उपयोग। नेक्स्ट चैप्टर ये नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे, जो कि डे 6 में करेंगे। और यहाँ पे हमारा डे 5 कंप्लीट हुआ। और देखिए मेरी जो 90 डेज़ की जो सीरीज चल रही है उसमें जुड़िए और मेरे साथ आर ओ और PCS की परीक्षा की तैयारी कीजिए। ओके, धन्यवाद।